हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों के। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग जो है आज फंडामेंटल राइट्स को करने वाले हैं। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 14 है। ओके, होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग क्या करें, उनको जो है उन वीडियोस को देखें, तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, एकदम फ्लो में आप आगे चले जाएंगे। अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप पहले से पढ़े हुए चीज़ों को तो आप यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, हमने जाना था कि जो इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट की वो क्या है। ये सब चीज़ें हमने उस क्लास के अंदर जानने की कोशिश की थी और उसका नेचर भी जाना था कुछ, राइट। तो उसको भी हम एक बार रिकैप करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे अपनी क्लास को। तो मंथन आईएएस मोहित जोशी, ठीक। टेलीग्राम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का या प्रीवियस जितनी भी क्लासेज हमारी हुई हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ओके, अभी हम लोग करने वाले हैं, देखो ये नेचर हमने बात की थी, नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या है, नॉट एब्सोल्यूट है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ लिमिटेशंस आपको दी गई हैं। जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है कैसे, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226 ना जस्टिसिएबल है। आर्टिकल नंबर 226 के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स का अगर आपके हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हो, राइट। लेकिन हाई कोर्ट जो है गारंटर नहीं है इस बात का, ये याद रखिएगा। हाई कोर्ट जो है आपकी, जो आपने अपील किया वहां पर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको अनदेखा भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 इज ए गारंटर। ओके, ये आपको गारंटी देता है, आपके किसके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको बचाने की गारंटी देता है आर्टिकल नंबर 32, राइट। तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, और डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट वही सेम चीज है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब आपके लगती है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी आपके जो राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, आपको बताया गया था परमानेंट नहीं है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक। फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, बताए थे ना कौन कौन से आर्टिकल्स थे, आर्टिकल नंबर 15, 16, आर्टिकल नंबर आपके 29, आर्टिकल नंबर 30 एंड आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये क्या है आपके ऐसे आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। ओके, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ सिटीजन्स तो नहीं रहते ना, सिर्फ नागरिक ही तो नहीं रहते, उनके अलावा कौन रहते, विदेशी भी रहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी रहते हैं। विदेशी भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, विदेशी भी दो तरह के होते हैं, शत्रु देश के लोग होते हैं, एक मित्र देश के लोग होते हैं, राइट। तो शत्रु देश के लोगों को साथ भी हमारे क्या होते हैं, हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, शत्रु देश के लोग यहाँ पर रहते हैं, साथ ही साथ हमारे जो मित्र देश के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ओके, शत्रु देश कौन होता है, शत्रु देश वो देश होता है जब क्या होता है, हमारा किसी के साथ वॉर चल रहा है, राइट। जैसे मानो हमारा किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ, जैसे चाइना है या पाकिस्तान, इनके साथ हमारी क्या हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो वो देश के जो नागरिक हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी शत्रु देश के नागरिक हो जाएंगे, वो हमारा देश क्या हो जाएगा, शत्रु देश हो जाएगा। अभी पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, इट डजंट मीन कि हमारा वो क्या है, शत्रु देश है, नहीं, वो क्या है, वो भी हमारा क्या है, मित्र देश है। वो तभी होता है जब हम वॉर वाली कंडीशन में होते हैं, तभी हम उसको शत्रु देश कहेंगे, अदरवाइज वो क्या है, हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं। ओके, होप चीजें क्लियर भी होंगी। अभी देखो फंडामेंटल राइट्स का हम ओवरव्यू लेते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ठीक है। पूरा जो है पार्ट है, इसमें पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने कल पढ़ा भी था, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, राइट। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझने की कोशिश की थी। देखो हमारे पास कुल कितने तरह के राइट्स थे जब हमारा कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को अगर आप हमारा संविधान पढ़ते तो आपको कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आपको 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। कितने तरह के, 7 तरह के, ध्यान रखिएगा। अभी कितने, 6 हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6 6 6, ठीक है। 6 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं अभी के टाइम में। तो ये देखो, राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ये क्या, राइट टू इक्वलिटी यानी आपको समानता देने की बात की गई है, आपको समानता का अधिकार है, आपको इक्वलिटी का क्या है, राइट है। यहाँ पर इसके लिए आपको 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये आपके किसके बारे में बात करते हैं, आपकी इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं।
14 जब आप पढ़ेंगे आपको क्या मिलती है, आपके कानून के सामने जो लॉज है, लॉज के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये मिलता है आपको, जो कि हमारे यहाँ 20% एप्लीकेबल होता है, 80% हमारे यहाँ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के सबको एक समान तरह का क्या है, संरक्षण प्राप्त है, सभी को समान तरह का प्रोटेक्शन है। जब हम आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। इस बार जो आप फंडामेंटल राइट्स आपने कहीं से भी पढ़े हो, डजंट मैटर, ठीक है, आपने कहीं से ही पढ़े हो, लेकिन इस बार आपको एक एक चीजें समझ में आने वाली हैं। पहले आई कि नहीं बस फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है, लेकिन इस बार चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 15 क्या बताता है आपको, जो आपकी कास्ट है, जो आपका रिलीजन है, जो आपका जन्म स्थान है, या फिर कोई भी चीज, इस 5 तरह के यहाँ पर क्राइटेरिया है। कौन कौन से 5 तरह के क्राइटेरिया? आपके मूल वंश के आधार पर आप नहीं कर सकते, आप जन्म के आधार पर नहीं कर सकते, राइट, आप किसके आधार पर नहीं करते, बर्थ के स्थान पर नहीं कर सकते आप, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये सब चीजें कहाँ पर दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 15। ये क्या बता रहा है आपको, इक्वालिटी तो बता रहा है कि आप सब लोग बराबर हैं, आप क्या नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ क्या है, अलाउ है, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है आपसे, आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि देखो जो भी हमारी गवर्नमेंट पोस्ट है वहां पर क्या है, सभी लोग बराबर रूप से क्या कर सकते हैं, सभी को समानता है ना, अवसर की समानता, हमने प्रेम्बल में ही पढ़ा था, राइट टू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है आपको। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है आपसे, अनटचेबिलिटी को एंड करता है, क्या है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग सेम है, अनटचेबल कोई भी नहीं है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, आप सभी तरह के टाइटल्स को एंड कर दिया गया, आप किसी तरह का टाइटल नहीं सकते एक्सपेक्ट, अगर जो भी आपके कोई रैंक है या फिर एजुकेशन जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ के। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, राइट, तो ये एक ओवरव्यू था। देखो ऐसी फ्रीडम है आपके पास में, ऐसी क्या है, फ्रीडम है, क्या है, ऐसी फ्रीडम है आपको। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22, 21 को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, राइट, तो ये आपको फ्रीडम के बारे में आपके आर्टिकल्स हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। 23 क्या बोलता है आपसे, आप किससे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो। 24 क्या, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ओके। और जो आपका 4th राइट है क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का, अपने धर्म की उपासना करने का, कोई भी आपको धर्म से रिलेटेड आर्टिकल्स, अपने रिलीजन से रिलेटेड आप इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, राइट, तो ये सब चीजें आप क्या आपको कहाँ से मिलती हैं, आपके आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28, ध्यान रखिएगा, ओके। आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर नहीं सॉरी 5th नंबर का आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये स्पेशली किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। माइनॉरिटीज भी हमारे देश के सिटीजन्स होते हैं। माइनॉरिटीज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था एक होती है मेजोरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। मेजोरिटी यानी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये किसके अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, राइट, ये किसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, भाषा के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब किसी रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग क्या हैं, कम है, राइट, तो वो जो कम लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी कहलाएंगे। ऐसी लिंग्विस्टिक जो एरिया है, यानी मीन्स क्या है इसका, मीन्स ये है जैसे मानो हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, या कोई पर्टिकुलर कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, उसको बोलने वाले, उसको फॉलो करने वाले लोग कम हैं, तो वो लिंग्विस्टिक बेस पे क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, ओके। 6th जो है, जो कि अभी क्या हो चुका है, 6th राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था, जो अब नहीं है, अब ये कहाँ है, 300A के अंदर है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर, राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अभी आपका लीगल राइट बन गया है, अभी क्या बन गया, लीगल राइट बन गया। देखो मैंने कल बताया था आपको, मैंने बताया था 3 तरह के हमारे पास राइट्स होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं लीगल राइट्स, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके। लीगल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, वो तो सभी सब क्या है, लीगल है ही है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, राइट, सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या है, ग्रंथ क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें वो क्या है, लीगल है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं भी हैं, जो हम दुनिया भर के हमारे यहाँ क्या होते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्ट्स बनाते हैं, एक्ट्स के थ्रू हम जो भी कानून बनाते हैं, जो भी हम लॉज बनाते हैं, वो क्या होते हैं, लीगल होते हैं, राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वो हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है डायरेक्टली। जो 300A है, क्या है, 300A है,
वो कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है? वो क्या है 300A के अंदर, ये क्या है, एक लीगल राइट है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो हिस्सा है ना 300A। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 300 जो आर्टिकल है वो क्या है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, राइट। ये बातें समझ में आ गई आपको? ठीक, ओके। अगला है हमारा 7th, जो कि अभी क्या हो जाएगा 6th हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो है आर्टिकल सबसे ज़्यादा सुंदर आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्टिकल है। क्यों है? देखो भाई, ये सारे आर्टिकल्स आपको मिले, आपको राइट्स मिले सारे के सारे। ये राइट्स तब तक कुछ भी नहीं, जैसे मैंने कल आपको बोला था ना, मैं आपको ढेर सारा सोना दे दूँ और बोलूँ आपको कि आपको उसको यूज ही नहीं करना है, आपको उसको पहनना नहीं है, आपको किसी को बेच नहीं सकते, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास है सोना, बावजूद आपके पास कुछ नहीं है, राइट। आपके पास राइट्स हैं, उन राइट्स को बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर स्टेट आपसे इन राइट्स को छीने तो कौन बचाएगा उसको? उसको बचाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये हमने बात करी थी अभी। तो वही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप जा सकते हो, किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर भी होंगी आपको। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 को हम लोग जानेंगे। आर्टिकल नंबर 12 जो बात करता है आपसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम किसके खिलाफ हमारे पास ये राइट्स हैं? स्टेट के खिलाफ है। स्टेट जो है आप पर कोई भी ऐसी चीज़ आपके राइट्स को नहीं छीन सकता, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। तो वो स्टेट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कौन डिस्कस करेगा? आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 आपको बताएगा व्हाट इज स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नो। स्टेट का मतलब ये नहीं है। स्टेट का मतलब हमारी गवर्नमेंट उससे है जिसके खिलाफ आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ओके। उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो है कौन कौन से चीज़ों को जो है अपने अंदर स्टेट को कवर किए हुए हैं, ओके। तो ठीक, अब देखो स्टेट का मतलब है यहाँ पर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ओके। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कौन कौन चीज़ें आ रही हैं? इंडियन गवर्नमेंट आ रही है, और कौन आ रहा है? देखो यूनियन गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो क्या है? इंडियन गवर्नमेंट एक तो खुद है, और क्या है? लोकसभा है, और क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं? कानून बनाते हैं मिलकर। राष्ट्रपति उनमें लास्ट में क्या कर देता है? साइन कर देता है। तो ये जो भी है ये क्या है? स्टेट का पार्ट है। स्टेट का मतलब मैंने पहले ही बोला आपको, वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, नो, राइट। स्टेट का मतलब है जिन जिन चीज़ों के खिलाफ आपको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 36 के अंदर भी देखने को मिलेगी जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इस जो डेफिनेशन है स्टेट की, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो डेफिनेशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रिलेटिव जो भी स्टेट की डेफिनेशन है उसको ड्राइव करती है। ये जो डेफिनेशन है वो किसको बताती है? फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट नंबर 3 है, उसके लिए जो स्टेट कौन होगा उसको डिफाइन करती है, ओके। मेजरली दोनों सेम है, 12 और 36। आप ये भी कह सकते हो 12 इक्वल टू 36, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज मैंने क्या बोली? स्टेट क्या है? स्टेट है यूनियन गवर्नमेंट के जो अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? एक तो इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरा पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट, अब वो स्टेट है जो आप समझ रहे हो, राइट। यानी मीन्स बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, सो ऑन, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स है, इन सभी की बात हो रही है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या है? स्टेट है। जो यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी क्या है? स्टेट है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारे यहाँ 6 राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी क्या है? स्टेट है, ओके। उसके अलावा कौन है? हमने पढ़ा यूनियन, हमने पढ़ा स्टेट। स्टेट की जो गवर्नमेंट है या जो यूनियन की जो गवर्नमेंट है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी वहाँ पे क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हो गई चीज़ें क्लियर है। और उसके अलावा क्या? लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत के अंदर क्या? जिला पंचायत, मंडल पंचायत एंड ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आदि। ये सभी चीज़ें क्या है? स्टेट का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन है? स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज।
मीन्स वैधानिक और अवैधानिक जो निकाय होते हैं या गैर वैधानिक निकाय होते हैं। क्या मतलब होता है इनका? इनका मतलब ये होता है जिनका हमने जिक्र किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट, वो क्या होते हैं? वैधानिक निकाय होते हैं। और नॉन स्टैच्यूटरी क्या है? जिनको हमने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेवलप किया हुआ है किसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जिक्र नहीं है, बट हमने उनको उन एक्ट के थ्रू हमने उनको बनाया हुआ है, बट वो क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, उनको हम नॉन स्टैच्यूटरी कहते हैं। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आप इनको कह सकते हो। जैसे क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। ऐसी क्या है? नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपके स्टेट का पार्ट हैं, यदि आपको ध्यान रखना है। ओके, ये सब चीज़ें बातें होगी किसकी? 12 के बारे में। 12 के बारे में और क्या चीज़ें हम नोट कर सकते हैं? 12 के बारे में यही सब चीज़ें आपको क्या बताता है? पहली बात ध्यान रखिए, आपको स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट क्या है? हम किसके खिलाफ आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है? प्रोटेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा विवाद है। बहुत सारा विवाद क्या है कि जैसे हमारी कई सारी बीसीसीआई है, बीसीसीआई को लेके एक बड़ा विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था? कि जो है ये स्टेट का पार्ट है या नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, बट काम किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इस पर विवाद हुआ और यहाँ पर फाइनली क्या निकला? इसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हो? 226 आर्टिकल नंबर के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हो, बट आर्टिकल नंबर 32 मीन्स आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, आप वहां पर नहीं जा सकते। ओके, बीसीसीआई की बात करें, जैसे हमारी जो बॉडीज होती हैं, ये हमने बात करी ना, यहाँ पर जो असंवैधानिक निकाय होते हैं बहुत सारे, जैसे जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट? जैसे मानो सपोज सेल है, ओएनजीसी है, एलआईसी है, ये सब क्या है? स्टेट है, राइट। तो याद रखिएगा ये सब भी क्या है? स्टेट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एलआईसी इज स्टेट और नॉट। ओके, एलआईसी इज अ स्टेट। जो भी गवर्नमेंट जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, ठीक है, या जो भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है वो गवर्नमेंट का कार्य कर रहा है, वो भी क्या होगा? स्टेट होगा। ये ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा स्टेट के अंदर आपको आर्टिकल नंबर 12 के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर भी आप जो है एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, बट इट इज इनफ फॉर यू। ओके, अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। लॉज इन कंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। ये किसकी बात करता है? हमारे जो लॉज हैं, ठीक है, हमारे जो लॉज हैं वो कितने इनकंसिस्टेंट हैं या कितने कंसिस्टेंट हैं उस चीज़ को लेके। अगर हम बात करें मीन्स कि जो भी आपके लॉज हैं, आपको पता है ना, लॉज हमारे यहाँ जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, हमारे यहाँ पता कब के लॉज हैं? 1861 के बने हुए लॉज हैं, और आज भी वो लोग चल रहे हैं, आज भी वो चल रहे हैं सारे के सारे। तो वो ये कहता है आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छे समझेंगे। क्लॉज नंबर 1 ये कहता है कि देखो, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज थे, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट नहीं होते हैं, वो उसके साथ संगत नहीं है, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, तो वो उस हद तक जो है जीरो हो जाएंगे। किस हद तक? जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। ये आपको क्लॉज नंबर 1 बोल रहा है। क्लॉज नंबर 1 आपसे यही कह रहा है। क्या कह रहा है? दोबारा समझो। क्लॉज नंबर 1 आपसे कह रहा है कि कोई भी ऐसे लॉ जो हम कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज हमारे यहाँ थे, लॉज तो बहुत पुराने हैं ना, मैंने इंडियन पीनल कोड की बात करी, बहुत सारे लॉज हैं, जैसे पर्सनल बोर्ड्स होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं, हिंदूज के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं। 3 तलाक वाला मुद्दा था, राइट। उसमें क्या आपको पता है 3 तलाक को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? समझे आप? देखो, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा था वहां पर। क्यों हो रहा था आपको पता है? जब 3 तलाक की बात आती है तो क्या है, आपके पास एक जो मेल व्यक्ति है उसको क्या है, उसको तो ठीक है, उसको तो आज़ादी मिल गई, उसको तो आप मान सकते हो राइट मिल गया कि वो क्या कर सकता है, कभी भी तलाक दे सकता है। बट उससे क्या है, कितनी महिलाओं की जो है
फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे ना। तो इसीलिए जो है हमने कहा कि भैया देखो, कोई भी ऐसे रूढ़ियाँ हों, कोई भी ऐसे लॉज हों ना, जो भी हमारे कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए हों, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, वो उसके असंगत नहीं है, उसके असंगत हैं, ठीक है, ये संगत नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उस लेवल तक वो खत्म नहीं होगा, वो लॉ खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ ही खत्म हो जाएगा, नहीं, लॉ खत्म नहीं होगा। लॉ में जो भी ऐसा प्रोविजन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे दूर करता है, वो लॉज क्या हो जाएगा, उसमें खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और जो 13 का 2 कहता है, क्लॉज नंबर 2 कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारा जो भी लॉज बनाए जाएंगे, उसने क्या बोला, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहा पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, ये थोड़ी ना कि सारे के सारे हमने लॉज बना ही दिए, बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ों को उसमें हम इनेक्ट करेंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स में उसको आपको छीना नहीं जाएगा। क्या नहीं करा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने नहीं जाएंगे किसी भी लॉ को बनाते होते। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है, अगर ऐसा कोई भी अमेंडमेंट होता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हों, आपसे दूर जाते दिखे या असंगत हो, ठीक है, तो क्या होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, वो भी जीरो हो जाएंगे, राइट। उस हद तक जीरो होंगे जिस हद तक आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छिन रहे हों। होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 3 ये आपसे कहता है कि देखो, जो लॉ है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ क्या होगा, लॉ क्या होगा, एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जिसे कहते हैं, ऑर्डर है, बाय लॉ है, रूल है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएंगे, लॉज कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा, सब क्या कहलाएंगे, लॉज कहलाएंगे। कुल मिलाकर ये बताया गया कि लॉज क्या होगा, किनके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ओके। आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 4 आपसे कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल से अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल नंबर 368 राइट ऑफ इक्वालिटी। क्या मतलब, राइट ऑफ इक्वालिटी नो, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होता है, उसकी कोई भी बात इस आर्टिकल के अंदर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का। क्या कॉन्सेप्ट आता है, जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, राइट। जुडिशियल रिव्यू को समझते हैं। हम लोगों ने बात करी जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की बात जब भी देखो, अगर पूछता आपसे कहाँ पर मेंशन है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। यहाँ पर आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में एक पावर मिल जाती है, किसको, जो भी हमारी जुडिशियल है, ठीक है, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इनको जुडिशियल रिव्यू करने की एक पावर मिल जाती है, ओके। तो ध्यान एक चीज़ रखनी है आपको, जुडिशियल रिव्यू किस चीज़ का रिव्यू करेंगे, ये रिव्यू करेंगे जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो भी हमारी लेजिस्लेटिव है, जो भी गवर्नमेंट है, वो जो काम कर रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रही है या नहीं कर रही है। इसको रिव्यू करने का काम किसका है, आपके सुप्रीम कोर्ट का है, ओके। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा, जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसी स्टेट्स के अंदर रिव्यू कौन कर सकता है, हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। जुडिशियल रिव्यू को अब देखो, हमारा जो आपके केशवानंद भारती केस हुआ था, कब हुआ था, 1973 के अंदर हुआ था। इसके अंदर 13 जजेस की बेंच बैठी थी ना। 13 जजेस की बेंच का क्या मतलब है, देखो कोई भी चीज़ें होती है ना, जैसे मान लो कोई जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था, आपके बेरूबारी केस हुआ था 1960 के अंदर, उसमें कहा गया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर 8 जजेस की बेंच बैठी थी ना। तो अगर इसको काउंटर करना है इस वाले जजमेंट को, तो इससे ज़्यादा जज बैठने चाहिए, राइट। अभी कितने जज हैं हमारे यहाँ, 33+1, एक जो है क्या है CJI है, बाकी 33 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उनमें से जो है 8 जज बैठे थे यहाँ पर क्या 1960 के अंदर, ये समझिए। तब तो 94, तब तो 34 नहीं थे ना, बट जितने भी थे उनमें से 8 जजेस की बेंच बैठी थी। उसने कहा प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर अगर देखो, यही जो बेंच है 13 जजेस की हो गई थी, उसने काउंटर किया इस वाले जो रिमार्क को। उसने कहा प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट, इसने कहा प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो है हमने क्या करा, एक्सेप्ट करा जाएगा। अगर फिर 17
अगर 15 जजेस की कोई बेंच बैठ जाए, राइट, और वो कहते प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल को पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, इससे बड़ी बेंच होनी चाहिए जो इसको काउंटर करे। अगर 9 जजेस की या 8 जजेस की बेंच दोबारा से बैठती है और कहती है प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं माना जाएगा उस चीज़ को, क्योंकि उससे बड़ी बेंच ने क्या कर रखा है, उसको एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल जजमेंट जो होता है। तो इसमें क्या कहा गया केशवानंद भारती केस के अंदर की जो जुडिशियल रिव्यू है, ये क्या है, ये क्या है बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था 1973 के अंदर, और कहा गया था जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए 13 जो आर्टिकल है आपके, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई है, बताइए ये चीज़ें समझ में आई आपको, तो ठीक हो गया ना। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से जान लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। हम लोगों ने जाना सबसे पहले नेचर ऑफ द, जो भी नेचर है इसका, क्या नेचर है इसका नेचर है नॉट एब्सोल्यूट जस्टिसेबल, डिफेंडेड, नॉट गारंटेड, कैन बी सस्पेंडेड, नॉट परमानेंट, फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। हमने जाने जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में, उनके बारे में जानने की कोशिश करी। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको हटाया क्यों गया था, हटाया इसलिए था, देखो देश के डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे सपोज गवर्नमेंट को क्या करना है, कहीं पर रेल लाइन बिछानी है, बीच में किसी की ज़मीन आ रही है, तो कैसे हटाएं उसको, जब तक गवर्नमेंट उसको हटाने को बोले तब तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, भैया 32 मेरे जो है फंडामेंटल राइट का नाम। तो डेवलपमेंट के लिए क्या था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा जरूरी था कि इसको जो है लीगल राइट बना दिया जाए। लीगल राइट को आपसे गवर्नमेंट छीन सकती है, आपका पड़ोसी नहीं छीन सकता है, बट गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, छीन सकती है। यही डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स को आपसे गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है, राइट, फंडामेंटल राइट्स को आपसे गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है। लीगल राइट जो है उससे आपको गवर्नमेंट छीन सकती है, बट आपका पड़ोसी या कोई इंडिविजुअल आपसे नहीं छीन सकता। ओके, इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो फंडामेंटल राइट मैंने बताया, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है, लीगल लॉज हैं, लीगल राइट्स हैं। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ दिए हुए, आर्टिकल जो पार्ट नंबर 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 12 हम लोगों ने पढ़ा, टेक्निकली ये क्या नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट है नहीं, ठीक है, बट ये क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी पार्ट है, उसके अंदर मेंशन्ड है। और यही तो बता रहा है ना कि कौन स्टेट है, जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिल रहे हैं वो किसके खिलाफ मिल रहे हैं, स्टेट के खिलाफ मिल रहे हैं। स्टेट जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक आप कैसे स्टेट को जो है, आप किसके खिलाफ किस तरह से जो अपील करोगे ना। अगर कोई जैसे मानो सपोज LIC है, LIC आप पे कोई चीज़ कर देती है इस तरह से कि फंडामेंटल राइट्स आपके क्या होते हैं, उनका उल्लंघन होता है, तो आप कैसे, अब ऐसी स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे कहोगे कि LIC स्टेट है। इसलिए LIC की डेफिनेशन होना एक जरूरी थी, और वही डेफिनेशन आपको 12 के अंदर मिलती है। ओके, हमने 12 के अंदर इस डेफिनेशन को जाना। उसके बाद 13 के अंदर हम लोगों ने जाना, क्या जाना हमने 13 के अंदर हमने जाना कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहे वो पहले के हों चाहे वो बाद के हों। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हो, ख़त्म करते हो, या किसी भी हद तक हमसे दूर ले जा रहे हो, तो उसी हद तक वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ये सब चीज़ें हमने जानने की कोशिश की, वो चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर अच्छी लग रही हैं चीज़ें, अगर आप इसको शेयर भी कर सकते हो आगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिएगा अपना। ओके।